जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी 5 महीने आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में और बचा हुआ है, तो पूरा दमखम लगा देना है जिससे कि बहुत बेहतर से बेहतर परिणाम आ सके। और इसी क्रम में आज आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्लास 11 और 12 के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है मित्रों, जिसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों का रूपांतरण। इसमें वाक्यों का रूपांतरण क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हम लोग 2 नियम पढ़ेंगे बच्चों, रिमूव ऑफ टू एंड यूज़ ऑफ टू। मतलब रिमूव ऑफ टू एंड यूज़ ऑफ टू, ये दोनों हम लोग आज वाले इस क्लास में देखेंगे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप लोग अगर चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो कि हम लोगों को पढ़ना है, वाक्य का रूपांतरण। इसमें क्या है बच्चों, रूपांतर। रूपांतर का मतलब होता है कि रूप में केवल अंतर करना है, आपको केवल रूप बदलना है। अब रूप बदलते समय उसके भाव को, उसके अर्थ को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, क्योंकि अगर अर्थ बदल देंगे तो वाक्य का परिवर्तन हो गया, वो रूपांतर कहाँ रह गया। तो चलिए देखते हैं और परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या है बच्चों कि वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। क्या है बच्चों कि वाक्य के एक रूप को, मतलब एक रूप को बदलो लेकिन उसका अर्थ बदले बिना, कोई भी वाक्य है उसके अर्थ को बदले बिना, उसके भाव को बदले बिना, उसके रूप का परिवर्तन कर दिया जाए, वही क्या कहलाता है, वाक्य का रूपांतर कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे आप लोग देखते हैं, इधर शादी का सीजन आने वाला है, दिवाली के आसपास में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो तो मेंस पार्लर में जाते हैं, महिलाएं हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, और उनको खूब मतलब क्रीम पाउडर और तमाम प्रकार की चीज़ों को लगा करके उनका रूप बदल देते हैं। अब जब वो बाहर निकलते हैं तो उस तरीके से वो सुंदर दिखने लगते हैं, जबकि व्यक्ति तो वही है। या आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन है तो किसी फिल्म, पता लगता है किसी फिल्म में कोई दूसरा रोल निभा रहे हैं तो किसी फिल्म में कोई दूसरा रोल निभा रहे हैं। यानी व्यक्ति वही है, अलग अलग रूपों में आ रहा है पर्दे पर, अलग अलग रूपों में पर्दे पर आ रहा है, तो क्या है, उसका रूपांतर है, व्यक्ति का अंतर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों कि वाक्य के अर्थ को आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, वाक्य का जो सेंस है, भाव है, वो वही रहेगा जो पहले था, बस केवल उसके अर्थ को बदले बिना उसके दूसरे रूप में बदल देना, मतलब उसे किसी दूसरे रूप में कर देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, रूपांतर कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आशा है ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। और थोड़ा देख लीजिए कि वाक्य के रूपांतर में हमारा तात्पर्य केवल व्याकरण के रूप से ही होता है। ये मत समझ लेना कि मतलब हम किसी भी प्रकार से उसका रूप बदल दें और बस वो सही हो जाएगा। मतलब कुछ व्याकरणिक नियम हैं, ग्रामर के कुछ नियम हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार ही उसे बदलना है, तब वो सही होगा। भाई व्याकरण के रूप से है, ऐसा नहीं है कि वाक्य में सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है, आपको रूप बदलने को कहा गया, आपने सब्जेक्ट को उठा करके बाद में कर दिया, वर्ब को उठा करके सबसे पहले ले आए या सबसे अंत में लेकर के चले गए, तो वो नहीं होगा बच्चों। इसमें व्याकरणिक नियमों से संबंधित है। चलिए कुछ हम लोग एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है बच्चों, दिस न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये समाचार सत्य होने के लिए अत्यधिक अच्छी है। क्या कहा गया कि सत्य होने के लिए अत्यधिक अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि इस पर सत्य होने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा कि दिस न्यूज इज सो गुड, ये समाचार इतना अच्छा है, दैट कि इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता है। क्या कहा गया बच्चों कि ये समाचार इतना अधिक अच्छा है कि यह सत्य नहीं हो सकता है।
अब चलिए देखते हैं कि और क्या है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें कह रहा है कि इफ लता गोज टू स्कूल, यदि लता स्कूल जाती है, जाएगी, सी विल गेट ये प्राइज, तो वह एक पुरस्कार पाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन में कहा गया अनलेस लता गोज टू स्कूल, यदि लता स्कूल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गेट ये प्राइज, वह एक पुरस्कार नहीं पाएगी। अब थोड़ा सा दोनों में समझिए। देखो इसमें कहा गया था कि समाचार का सत्य होने के लिए बहुत अधिक अच्छा है, यानी समाचार इतना अधिक अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकता है। भाव तो वही रह गया ना, केवल रूप में परिवर्तन हुआ बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ वाले में कहा गया है कि वाक्य मतलब यदि लता स्कूल जाएगी तो वह एक पुरस्कार पाएगी। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने किया है तो क्या लिखा है कि यदि लता स्कूल नहीं जाएगी तो वह पुरस्कार नहीं पाएगी। तो भैया लता को पुरस्कार कब मिलेगा? जब स्कूल जाएगी। यानी कि दोनों वाक्यों को अगर हम लोग देखें तो दोनों वाक्य हमारे समान हैं, सेंस दोनों का समान है, अर्थ समान है, भाव समान है, लेकिन केवल इसके रूप में परिवर्तन किया गया है। तो और देख लेते हैं अब क्या कह रहा है बच्चों। अब है कि वाक्य रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्मेशन के कई नियम हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई एक ही नियम नहीं है कि बस एक ही नियम से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए और दूसरे नियम से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करने के कई नियम हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित है। और पहला वर्णन क्या होगा? शब्दों में परिवर्तन होगा। तो शब्दों में परिवर्तन जब होगा तो कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। और पहले शब्दों में परिवर्तन के पहली हेडिंग हम लोगों की होगी बच्चों, बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू। टू क्या है? एडवर्ब है। टू का मतलब अत्यधिक होता है या भी होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एडवर्ब टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। अब एडवर्ब टू को हटा करके कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं एडवर्ब टू को बदल करके और पहले नियम पर आ जाते हैं। पहला नियम अच्छे से समझना, एडवर्ब टू को बदल करके सो लिखें। मतलब जहाँ पर एडवर्ब टू है वहाँ पर क्या करना है आपको, एडवर्ब टू यानी टी डबल वो वाला टू, ये ध्यान रखना। टू के स्थान पर आप लोग सो लिखिए। वाक्य में टू के बाद दिए हुए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल भी बच्चों एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। तो एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लिखिए, यानी ये कंफर्म है कि एडवर्ब टू के बाद में दैट होगा, कोई एडजेक्टिव होगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो आप क्या करेंगे, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिख देंगे, उसके बाद में जो भी एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल है उसे लिख लेंगे। उसके बाद में दैट लिखिए और दैट लिखने के बाद में क्या करना है, और वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लीजिए। जब दैट आप लिख लें तो उसके बाद में वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, यानी कि आई हो या फिर वी या यू, ही, सी, इट, दे, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन इतने ही हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप इसमें से कोई एक चुन लीजिए। फिर क्या करिए, में से किसी एक का प्रयोग कीजिए तथा इनके बाद जो हमने आई, वी, ही, यू, ही, सी, इट या दे लिखा है, इनके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट लिखिए। और जो आपका यहाँ टू था, टू के बाद में एडजेक्टिव या पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके बाद में आपको एक इन्फिनिटिव मिलता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता है। तो वहाँ से वो वाला टू हट जाएगा, कैन नॉट या कुड नॉट के बाद आप सीधे उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर देखेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फिर अभी आगे हम बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि ही इज़ टू लेजी टू वर्क। अब देखो यहाँ पर एडवर्ब टू है, इसके बाद में लेजी शब्द एडजेक्टिव है और टू वर्क क्या है बच्चों, तो ये इन्फिनिटिव है। यानी इस रूप में अगर आपको मिल रहा है तब आपको क्या करना है, मतलब वह कार्य करने के लिए बहुत अधिक आलसी है। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि वह कार्य करने के लिए बहुत अधिक आलसी है। अब जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही सो लेजी, मतलब वह इतना अधिक आलसी है। सो मतलब इतना अधिक, वह इतना आलसी है। अब देखो सो हमने लिखा एडवर्ब टू के स्थान पर, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ये वाला लेजी जो था एडजेक्टिव था उसको लिख लिया। अब इसके बाद हमने नियम में अभी आपको बताया था कि करना क्या है, तो दैट लिखना है, तो दैट लिख दिए।
तो ही सो लेजी, दैट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार आपको पर्सनल प्रोनाउन में से यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनमें से कोई एक लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चों ही, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर भी ही होगा। अगर यहाँ आई होता तो आई हो जाता, यू होता तो यू हो जाता, सी होता तो सी हो जाता। और अगर मान लो कोई नाम होता है, जैसे यहाँ पर अगर कोई नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तब क्या करते हैं, तो हम लोग उसके अनुसार अगर वो पुरुष है तो ही लिखेंगे और अगर स्त्री है तो सी लिख देंगे। फिर कैन नॉट या कुड नॉट, तो जब ये प्रेजेंट होगा यानी यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग होगा तो यहाँ पर कैन नॉट लगेगा। और अगर ये वाला पास्ट है यानी वाज या वियर का प्रयोग है तो कुड नॉट लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कैन नॉट वर्क। अब बना ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क, वह इतना अधिक आलसी है कि वह कार्य नहीं कर सकता है। सेंस तो वही रह गया ना, ऊपर कहा गया था कि वह कार्य करने के लिए बहुत अधिक आलसी है, नीचे क्या कहा गया कि वह इतना अधिक आलसी है कि वह कार्य नहीं कर सकता है। एक बार कंफर्म करिए कि पहला नियम आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए। और अब यहाँ पर देखिए, जो अभी मैंने बताया था कि यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट लिखें। ठीक है, अगर वाक्य आपका पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट। जैसे यहाँ मान लीजिए अगर वाज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर और इसके और एग्जाम्पल सभी हमने बाद में करवाया है और उसको आपको बताएंगे भी। दूसरा नियम कह रहा है बच्चों कि यदि वाक्य में फॉर मी या फॉर अस, ठीक है, फॉर मी हो, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर या फॉर हो तो अच्छा ये होगा कहाँ। अब आपको मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर ले चल करके या फिर नीचे ही आकर के, चलिए ऐसे आकर के बता देते हैं कि आपका एडवर्ब टू होगा, वाक्य में आपका टू होगा, टू के बाद में एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद में अगर ये सारे शब्द हैं यानी कि फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, अगर ये हैं तो हमें इनको लिखना कहाँ है, दैट के बाद में। कहाँ पर लिखना होगा बच्चों, दैट के बाद में। तो अब यहाँ पर देखिए तो कह रहा है तो फॉर मी को आई में, फॉर मी को किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे। फॉर अस को वी में, फॉर अस को किस में, वी में कर देंगे। फॉर यू को यू में, फॉर देम को दे में और फॉर हिम को ही में और फॉर हर को सी में बदल देते हैं। बाकी का नियम वैसे ही रहेगा जो अभी पहला नियम था, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एडवर्ब टू हो उसके बाद में एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद ये सभी चीज़ें हों तो जहाँ हम लोग दैट के बाद में आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे का प्रयोग करते थे उसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, तो उसके स्थान पर हम लोग इनको प्रयोग करेंगे। दैट के स्थान पर वही सारे शब्द होंगे लेकिन फॉर मी के लिए आई हो जाएगा, फॉर अस के लिए वी हो जाएगा, फॉर यू के लिए यू हो जाएगा, फॉर देम के लिए दे हो जाएगा और फॉर हिम के लिए ही, फॉर हर के लिए सी हो जाएगा। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या कहा था कि फॉर मी हो, तो देखो यहाँ पर एडवर्ब टू है, उसके बाद में हॉट शब्द एडजेक्टिव है, फिर फॉर मी दे दिया गया। मतलब चाय मेरे पीने के लिए बहुत अधिक गर्म है। क्या कहा गया बच्चों कि चाय मुझे पीने के लिए बहुत अधिक गर्म है। अब इसका जब हम बनाएंगे आंसर होगा तो क्या होगा, द टी इज, हमने कहा था टू के स्थान पर सो लिखना, सो ऑलरेडी आप लिख लें। फिर एडजेक्टिव को लिखना हॉट, वो लिख लिया। अब इसके बाद में दैट लगाना था, दैट ले लिए। अब पहले नियम में हमने बताया था कि क्या करना है, तो दैट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लेना था। लेकिन जब फॉर मी, फॉर अस इस तरीके के होंगे तो फॉर मी को किस में बदल देंगे बच्चों, आई में। तो देखिए फॉर मी के लिए आई लिख लिए। अब इज है यहाँ पर
प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लिखेंगे। ड्रिंक, अब सोचेंगे इट कहाँ से आया सर जी? तो भैया सब्जेक्ट के अनुसार आपको बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन लेना है पहले वाले नियम में। पहले वाले नियम में आपने लिया भी था, यहाँ पर लिखे थे जहाँ आई इसमें लिखे हैं। लेकिन इस वाक्य में क्या होगा, तो इस वाक्य में आपको पहले से ही फॉर मी दिया गया है तो आपने फॉर मी के स्थान पर आई लिख लिया बच्चों। लेकिन इसका जो पर्सनल प्रोनाउन लेना था वो पूरी तरीके से एवॉइड नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपको अब क्या करना होगा, तो आपको उसका जो पर्सनल प्रोनाउन है उस पर्सनल प्रोनाउन को कहाँ ले जाना होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए इट हो गया। अब क्या हो गया, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय इतना अधिक गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। जबकि ऊपर वाले में क्या कहा गया है कि मुझे पीने के लिए चाय बहुत अधिक गर्म है। तो वही सेम भाव रह गया ना, अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए इसके पहले वाले जो दो वाक्य आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः दिखा दूँ एग्जाम्पल वाले वाक्यों में ही कि एडवर्ब टू है, टू के बाद में एडजेक्टिव है, फिर क्या है इन्फिनिटिव है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इस वाले वाक्य में भी देख लीजिए बच्चों। तो इस वाले वाक्य में भी आपको ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है, एडवर्ब टू फिर एडजेक्टिव, यहाँ पर नियम था कि फॉर मी, उसके बाद यहाँ भी आपको इन्फिनिटिव मिल रहा है। तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि यदि वाक्य में केवल टू हो, यानी TOO टू हो और उसके बाद में एडजेक्टिव हो, भैया टू हो, टू के बाद में एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, ध्यान रखना है, यानी इन्फिनिटिव यहाँ से गायब कर दिया गया। तो क्या करते हैं, तो टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, टू को क्या करेंगे बच्चों, तो टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली में बदल देना चाहिए। क्या करना है कि जो आपका टू है उसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या फिर एक्सट्रीमली में बदल देना चाहिए। तो ये आपका नियम कह रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स हमारा और बेहतर मदद करेगा। देखिए यहाँ पर कहा गया द वाटर ऑफ गंगा इज़ टू प्योर। देखो भैया टू, यहाँ पर टू लिखा गया, टू के बाद प्योर शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात कोई भी इन्फिनिटिव नहीं है। तो जब नहीं है तब क्या करना है, तो मित्रों हम इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे कि द वाटर ऑफ द गंगा, भैया वही शब्द है ना जो ऊपर लिखा हुआ था, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। इज लिखे, उसके बाद में टू को हटा दिए, प्योर लिखे, फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ऊपर कहा गया था कि गंगा का पानी बहुत अधिक शुद्ध है, इसमें क्या कहा गया कि गंगा का पानी शुद्ध है, कितना शुद्ध है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब उचित सीमा से अधिक, यानी गंगा का पानी सीमा से अधिक शुद्ध है। वही चीज़ अथवा करके हम लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं, अथवा करके बच्चों हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि द वाटर ऑफ द गंगा इज। अब देखो टू के स्थान पर हमने सीधे सीधे एक्सट्रीमली लिख लिया, प्योर, मतलब गंगा का पानी अत्यधिक, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक। देखिए एक्सट्रीमली के स्थान पर यहाँ पर हम लोग और कुछ शब्दों को लिख सकते हैं, जैसे ग्रेटली लिख सकते हैं, ग्रेटली, या फिर हम लोग इसके स्थान पर वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेरी मतलब भी तो बहुत होता है, तो ऐसे शब्द लिख सकते हैं। ऊपर कहा गया कि गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, इसमें कहा गया कि गंगा का पानी सीमा से अधिक शुद्ध है, और इसमें कहा गया कि गंगा का पानी अत्यधिक शुद्ध है। सबका भाव एक ही है ना, सबका सेंस एक ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन देखिए क्या सबके रूप भी एक हैं, तो नहीं, सबके रूप बिल्कुल भी एक नहीं है। तो ये तीन नियम हम लोगों का हो चुका बच्चों। और यहाँ पर आपको एक बार बता दें कि क्या किया गया है, यहाँ पर टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली में बदल दिया गया है, ठीक है। नोट में ध्यान रखिए, नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है, जो उचित सीमा से अधिक शब्द जो लिखा गया यह एक वाक्यांश है जिसको एडजेक्टिव के बाद में रखना चाहिए। मतलब इसे आप एडजेक्टिव के पहले नहीं रखेंगे, अर्थात ऐसा नहीं कि टू के स्थान पर ही रख दो, इसे टू के बाद में रखना चाहिए
और एक्सट्रीमली को एडजेक्टिव के पहले रखना चाहिए। एक्सट्रीमली को कहाँ रखना है बच्चों? तो एक्सट्रीमली को टू के पहले रखना है, जैसा कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं उदाहरण। देखिए, जब इसमें हमने रखा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को इस प्योर एडजेक्टिव के बाद में लिखा है, लेकिन जब एक्सट्रीमली को लिखा तो इस प्योर एडजेक्टिव के पहले लिखा है। तो ऐसा आपको करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर भाव के अनुसार, जैसे वाक्य का भाव क्या कह रहा है, सेंस क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट या फिर वुड नॉट या शुड नॉट आदि भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं कि केवल कैन नॉट या कुड नॉट ही आए, वहाँ पर डू नॉट भी आ सकता है, डज नॉट भी आ सकता है, डिड नॉट भी आ सकता है, विल नॉट या शैल नॉट भी आ सकता है, वुड नॉट या शुड नॉट भी आ सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब वाक्य में आत्मसम्मान की बात आ जाएगी तो विल नॉट या शैल नॉट का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि ट्रीज आर टू वैल्यूएबल, पेड़ बहुत अधिक बहुमूल्य हैं या फॉर अस हमारे लिए, टू फेल देम अननेसेसरीली, मतलब उनको अनावश्यक रूप से काट कर गिराने में। पेड़ अनावश्यक रूप से काट कर गिराने के लिए हमारे लिए बहुत अधिक बहुमूल्य हैं, अर्थात उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटा जाए। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे। ट्रीज आर सो वैल्यूएबल, पेड़ इतने अधिक बहुमूल्य हैं, वही नियम चल रहा है, टू के स्थान पर सो कर दी। फॉर अस के लिए दैट यहाँ पर हमें लगाना ही लगाना है, फिर वी कर लिए फॉर अस के लिए, तो दैट वी। अब देखिए पेड़ हमारे लिए, पेड़ इतने अधिक बहुमूल्य हैं कि हमें शुड नॉट फेल देम, उन्हें नहीं गिराना चाहिए अननेसेसरली, मतलब अनावश्यक रूप से। देखो यहाँ पर अगर हम कैन नॉट या कुड नॉट लगाते तो वह एक मजबूरी हमारी बन जाती, या कह सकते थे हमारी योग्यता की बात आ जाती। लेकिन यहाँ क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर शुड नॉट कर दिया गया, अर्थात कर्तव्य प्रकट करने लगे। यानी पेड़ इतने अधिक बहुमूल्य हैं कि हमें उन्हें अनावश्यक रूप से नहीं गिराना चाहिए। तो शुड नॉट जब आपका यहाँ पर कर्तव्य बोध हो रहा था, इसलिए शुड नॉट लग गया। इसमें देख लीजिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि सुरेश इज़ टू प्राउड, सुरेश बहुत अधिक गर्वित है, बहुत अधिक घमंडी है, या उसे बहुत अधिक गर्व है, टू बेग पार्डन, क्षमा मांगने के लिए। क्या कहा गया कि सुरेश को क्षमा मांगने के लिए बहुत अधिक गर्व है। अब जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, सुरेश इज सो प्राउड, मतलब सुरेश को इतना अधिक गर्व है। क्या कहा गया कि सुरेश को इतना अधिक गर्व है दैट ही डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट भी लगा सकते हैं या विल नॉट भी लगा सकते हैं, बेग पार्डन। अब देखो डज नॉट लगाएंगे तो बनेगा कि सुरेश को इतना अधिक गर्व है कि वह क्षमा नहीं मांगेगा, मांगता है, सॉरी, अगर हम मान लीजिए विल नॉट लगाएंगे तो मांगेगा हो जाएगा, और अगर डज नॉट लगाते हैं तो मांगता है हो जाएगा। लेकिन दोनों स्थिति में यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, इसलिए वो क्षमा कभी भी नहीं मांगेगा। तो क्या किए, यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं किए, बल्कि यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लोग कुड नॉट का, ओ सॉरी, विल नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना। एक बार कंफर्म कीजिए सभी लोग, हैंड रेस या फिर कमेंट में आप लोग हार्ट वाला सिंबल बना करके, या फिर कोई भी मतलब ऐसा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत। और चलिए हम चलते हैं पांचवें नियम की ओर। पांचवा नियम क्या कह रहा है, पांचवा नियम कह रहा है बच्चों कि यदि टू के पश्चात दिया गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो समझते हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यदि टू के बाद में दिया गया इन्फिनेटिव निगेटिव हो तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस में बनता है। अगर टू के बाद में जो दिया गया इन्फिनेटिव है बच्चों, अगर वह नेगेटिव सेंटेंस में है तो वहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस में बनेगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस में बन जाएगा। इसमें आप लोग एकदम से निश्चिंत रखिए। मतलब तब उधर कैन के बाद कैन लग रहा है तो कैन के बाद नॉट नहीं लगेगा, कुड लग रहा है तो भी नॉट नहीं लगेगा, या विल शैल डू डज डिड कुछ भी लग रहा है तो उसके बाद में नॉट नहीं लगेगा।
जैसे एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, कहा गया मनोज इज टू हेल्पलेस, मनोज अत्यधिक असहाय है, नॉट टू एक्सेप्ट एनी फीवर, मतलब किसी के भी पक्ष को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए। मनोज किसी के भी पक्ष को स्वीकार करने के लिए अत्यधिक क्या है, असहाय है। ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या बनेगा बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका बनेगा कि मनोज इज सो हेल्पलेस, मनोज इतना अधिक असहाय है। क्या कह दिया गया कि मनोज इतना अधिक असहाय है दैट कि ही विल एक्सेप्ट, वह स्वीकार करेगा एवरी फीवर, मतलब प्रत्येक पक्ष को। क्या कहा गया, देखिए ऊपर कहा गया था कि मनोज किसी का भी पक्ष ना लेने के लिए असहाय है, तो भैया वह इतना अधिक असहाय है कि वह किसी के भी पक्ष को स्वीकार कर लेगा, अर्थात वो किसी दूसरे का पक्ष नहीं ले सकता है, उसके लिए तो असहाय है, लेकिन कोई दूसरा अगर उसका पक्ष ले तो वो उसे स्वीकार कर लेगा। मतलब सेंस वही है ना, भाव वही है, केवल रूप में परिवर्तन हो गया। और देखते हैं बच्चों दूसरा वाक्य, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दारा सिंह इज टू स्ट्रांग, दारा सिंह अत्यधिक शक्तिशाली है, नॉट टू डिफीट, ना हारने के लिए, हिज अपोनेंट्स, अपने विरोधियों से, इन रेसलिंग, मतलब पहलवानी में। दारा सिंह अपने विरोधियों से पहलवानी में ना हारने के लिए अत्यधिक क्या है, अत्यधिक शक्तिशाली है। देखिए वो अपने विरोधियों से नहीं हारेगा, लेकिन विरोधियों को तो हरा सकता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा। दारा सिंह इज सो स्ट्रांग, दारा सिंह इतना अधिक शक्तिशाली है दैट कि ही विल डिफीट, वह हरा देगा, हिज अपोनेंट्स, अपने विरोधियों को, इन रेसलिंग, मतलब पहलवानी में। दारा सिंह इतना अधिक शक्तिशाली है कि वह अपने विरोधियों को पहलवानी में हरा देगा। भैया वो तो नहीं हारेगा अपने विरोधियों से, लेकिन अपने विरोधियों को वो हरा देगा, तो सेंस तो वही रहेगा ना। यानी अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ नॉट टू है, निगेटिव है, तो इधर वाले में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे इस पहले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें नॉट टू एक्सेप्ट है, मतलब निगेटिव है, लेकिन इधर वाले में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। तो जब नॉट दूसरे वाले में होगा, यानी नॉट टू होगा, तो वहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। बच्चों सम मोर एग्जाम्पल्स, यानी कुछ इससे एडवर्ब से संबंधित इसके रूल खत्म हुए, कुछ और अधिक उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं और फिर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है, टू वॉक मतलब चलने के लिए, वह चलने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। तो क्या बनेगा, देखो टू के जगह पर सो करना है, तो क्या हो गया, ही इज सो वीक। इसके बाद में एडजेक्टिव लिख लिए, अब एडजेक्टिव के बाद में क्या करना है बच्चों, तो दैट लगाना है, दैट लगा दिए, यानी ही इज सो वीक, दैट हो गया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लेना है, तो यहाँ पर ही ले लिए, और ये वाला आपका प्रेजेंट में है, तो इधर क्या कर दिए, कैन नॉट कर दिए, वॉक कर दिए। ऊपर कहा गया कि वह चलने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है, और नीचे वाले में क्या कहा गया कि वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। ऊपर वाले में कहा गया कि वह चलने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है, और नीचे वाले वाक्य में क्या कहा गया कि वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। भाव समान होना चाहिए, भाव में परिवर्तन ना हो, अर्थ में परिवर्तन ना हो, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन की कला है। दूसरा कह रहा है बच्चों कि द मिल्क वॉज टू हॉट फॉर मी, चाय, दूध मेरे लिए बहुत अधिक गर्म था, टू ड्रिंक, पीने के लिए, यानी दूध मुझे पीने के लिए बहुत अधिक गर्म था। अब इसमें क्या करना है बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि द मिल्क लिखे, वाज है तो वाज लिख दिए, और टू को क्या कर दिए, तो सो कर दिए। एडजेक्टिव लिख लिए हॉट, उसके बाद में दैट लिखा। देखो यहाँ पर फॉर मी है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन नहीं लाए, यहाँ पर आई लिख लिया, और ये वाला आपका पास्ट में है, वाज लगा है। तो जब वाज लगा है तो क्या करना है, कुड का प्रयोग कर लेना है बच्चों। तो क्या हो गया, कुड नॉट हो गया, और ड्रिंक, इसके बाद में जो द मिल्क है, इसके अनुसार जो पर्सनल प्रोनाउन लग रहा है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के चले गए। तो अब क्या हो गया बच्चों कि द मिल्क वाज सो हॉट
दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट, मतलब दूध इतना अधिक गर्म था कि मैं इसे नहीं पी सकता था। अच्छा, इसके पहले वाले वाक्य में क्या कहा गया है कि दूध मुझे पीने के लिए बहुत अधिक गर्म था। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, दोनों का अर्थ एक समान है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है इट इज़ टू हॉट, बहुत अधिक गर्मी है। क्या कहा गया, इट इज़ टू हॉट, मतलब बहुत अधिक गर्मी है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए बहुत अधिक गर्मी है, इसमें कहा गया। अब जब इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कह रहा है बच्चों, इट इज़ टू को सो में कन्वर्ट कर दिए और क्या हो गया सो, उसके बाद एडजेक्टिव लिख लिए, हॉट हो गया, दैट लगा दिए। अब देखो भैया, यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर जी ने वन कहाँ से ले आया, या सर जी वन कहाँ से ले आए, कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो पल्ले पड़ेगा, बिल्कुल समझ लीजिए। गर्मी में गर्मी यानी क्या कहा गया, इट इज़ टू हॉट। यहाँ पर इट वैसे भी निरर्थक है, इट का कोई अर्थ नहीं है, और अगर इट का अर्थ भी हो तो निर्जीव होगा। तो निर्जीव के लिए क्या, इसके अनुसार अगर हम पर्सनल प्रोनाउन लें तो क्या यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पर इट को लाना उचित है? इट को लाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगा, तो वन ले आएंगे, और वन का मतलब कोई होता है। कैन नॉट गो आउट मतलब बाहर नहीं जा सकता है। क्या कहा गया बच्चों कि इतनी अधिक गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। इस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे स्थिति में जहाँ पर आपका अस्पष्ट सब्जेक्ट हो, यानी कोई सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर आपको वन का प्रयोग कर देना बेहतर होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा वाला एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों कि ही इज़ टू क्लीवर, वह बहुत अधिक चालाक है। टू बी मिसलेड मतलब भ्रमित करना या धोखा देना, बाय योर ट्रिक्स, तुम्हारी चालों के द्वारा, यानी वह तुम्हारी चालों से धोखा दिए जाने के लिए बहुत अधिक चालाक है। अब बच्चों जब इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही इज़ लिखेंगे और टू का सो कर देंगे, क्लीवर को क्लीवर ही लिख लेंगे, तो ही इज़ सो क्लीवर हो गया। दैट लिख देंगे इसके बाद में। अब देखो किसे धोखा नहीं दिया जा सकता, तो उसे, तो यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो वही यहाँ आ जाएगा ना, पर्सनल प्रोनाउन, तो ही हो गया। प्रेजेंट में वाक्य है तो यहाँ पर कैन नॉट ले आइए, ही कैन नॉट, और बी कर दीजिए, टू बी का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी हो जाएगा, कैन नॉट बी। फिर क्या करना है, फिर कर देना मिसलेड, मिसलेड का क्या हो जाएगा, मिसलेड ही हो जाएगा। बी यहाँ पर देखिए बी था तो बी हमने लिखा है, बाय योर ट्रिक्स, यानी वह इतना अधिक चालाक है कि उसे तुम्हारे चालों के द्वारा धोखा नहीं दिया जा सकता या फंसाया नहीं जा सकता है। सेम सेंस, एक समान भाव, केवल अर्थ में वो रूप में परिवर्तन हो रहा है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा बहुत मज़ेदार आया। मज़ेदार इसलिए है बच्चों क्योंकि यह एक समान है। कैसा है, तो एक समान है। क्या कहा गया, सी इज़ टू ब्यूटीफुल, सी इज़ टू ब्यूटीफुल मतलब वह बहुत अधिक सुंदर है। कहा गया वह बहुत अधिक सुंदर है। अब बनाने को कह रहा है तो हमने कहा है कि वेरी भी कर सकते हैं, टू के स्थान पर हमने कर दिया सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तब भी सही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कहीं गलत होगा। या फिर टू के स्थान पर एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, तो क्या कर दिए सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दोनों सही है। ग्रेटली भी कर सकते थे, दोनों सही होता। अब देखते हैं बच्चों, अथवा क्या बना सकते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब देखो जो हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना हुआ तो ये फ्रेज़ है, इसे हमने एडजेक्टिव के बाद में लिखा, तो क्या हो गया कि सी इज़ ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें क्या कर दिया बच्चों कि सी इज़ ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आशा है बच्चों कि अब तक आप लोगों ने इसमें 5 नियम पढ़ा और उन 5 नियम से संबंधित एग्जाम्पल्स को भी देखा। एग्जाम्पल्स देखने के बाद में और सारे एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को करवा दिया। एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये वाला समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि एडवर्ब टू का रूल और एग्जाम्पल ये सभी अब समाप्त हो गया है हटाने वाले का। अब हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग द एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करके। देखिए रिमूव वाला ख़त्म हुआ, अब क्या करना है बच्चों, तो अब आपको लगाने वाला करना है, यानी एडवर्ब टू को लगाना है, हटाना नहीं है। हटाने का जो नियम था वो समाप्त हो गया। आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि समझ में आ गया या नहीं।
और हम चलते हैं, अब देखते हैं इसके नियम को। तो इसमें एक नियम आपको ध्यान में रखना है, और वो नियम क्या है बच्चों? नियम है कि एडवर्ब टू का प्रयोग करने के नियम, मतलब जो एडवर्ब टू का प्रयोग करने वाला नियम है वह एडवर्ब टू को हटाने के नियम से पूर्णतः विपरीत है। अर्थात पूरी तरीके से उल्टा करना है। भैया हम एक में हटा रहे थे, दूसरे में लगाना है, तो सेम वही कर देना। जैसे हम दैट कैन नॉट या कुड नॉट लिखते थे वो हम हटा देंगे, और हम तब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर उसके जगह पर सीधे टी वो टू लिख देंगे, टी वो टू लिख देंगे। इस वाले टू के लिए हम लोग क्या करते थे, तो सो लगाते थे, सो लगा हुआ है तो हम उसको हटा करके टू कर देंगे। सेम विपरीत नियम, पूरी तरीके से विपरीत नियम होगा। इसके एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए, और इसमें और कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल क्या है। कहा गया आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वर्क नाउ। आई एम सो ओल्ड, मैं इतना अधिक बूढ़ा हूँ, दैट कि आई कैन नॉट वर्क, मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ, नाउ मतलब अब। मैं अब इतना अधिक बूढ़ा हूँ कि मैं इतना अधिक बूढ़ा हूँ कि मैं अब कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो जब इसमें टू को लगाना है, ध्यान रखना है, टू को लगाना है, तो क्या करेंगे, आई एम, देखिए सो हम लोग कहाँ लिखते थे बच्चों, टी डबल ओ टू के लिए, तो क्या कर दिया, आई एम टू, फिर एडजेक्टिव लिखिए ओल्ड। अब ये जो हम दैट लिखते थे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन लाते थे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लाते थे, ये सब किसके लिए, ये सब केवल टी ओ टू को हटाने के लिए। तो इस सब को हटाइए, इतने पूरे को हटाइए, और सीधे यहाँ पर टू लिख दीजिए, वर्क नाउ। मतलब आई एम टू ओल्ड टू वर्क नाउ, मैं अब कार्य करने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा हूँ। सेम वही चीज़ बन गया, केवल अर्थ में परिवर्तन नहीं किया गया, बाकी जैसा हम लोग पहले कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि द चाइल्ड वाज सो फैट, बच्चा इतना अधिक मोटा था, दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकता था। क्या करना है बच्चों, द चाइल्ड लिखना है, वाज लिखना है, इस वाले सो के स्थान पर टू कर देना है, फिर फैट एडजेक्टिव लिख लेना है, और दैट ही कुड नॉट को हटा करके इसके स्थान पर टी ओ टू लाना है, क्योंकि इसी के लिए तो हम इतना झमेला कर रहे थे ना। तो टू को लाए, और बाकी क्या बचा, रन फास्ट, उसको लिख दिया। अब बना क्या, द चाइल्ड वाज टू फैट टू रन फास्ट, मतलब बच्चा तेज दौड़ने के लिए बहुत अधिक मोटा था। ऊपर क्या कहा गया, बच्चा इतना अधिक मोटा था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता था। सेंस एक ही है कि नहीं है, सेंस एक है, भाव एक है, केवल रूप में परिवर्तन हो रहा है। और विशेष बात कि हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब टू को हटाने की प्रक्रिया, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडवर्ब टू को लगाने की प्रक्रिया। दोनों तरीका, दोनों इसलिए एक साथ लाए हैं क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है, वो नियम आपको याद है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द न्यूज़ वाज सो गुड, समाचार इतनी अच्छी थी, दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, कि यह सत्य नहीं हो सकता था। क्या कहा गया बच्चों, कि समाचार इतना अधिक अच्छा था कि यह सत्य नहीं हो सकता था। तो अब इसका क्या बनेगा, द न्यूज़ वाज टू, टू के स्थान पर हमने क्या कर दिया, देखिए सो के स्थान पर क्या कर दिया बच्चों, तो टू कर दिया। द न्यूज़ वाज टू गुड, और दैट इट कैन नॉट, इसको हटाए और ये वाला टू ले आए, फिर बी ट्रू, यानी समाचार इतना अधिक अच्छा था कि यह सत्य नहीं हो सकता था, ऊपर कहा गया, और नीचे कहा गया कि समाचार सत्य होने के लिए बहुत अधिक अच्छा था। सेम सेंस है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल रूप में बदला गया। इसका रूप ये वाला था कि द न्यूज़ वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, और नीचे इसका रूप हमने बदल करके क्या कर दिया, द न्यूज़ वाज टू गुड टू बी ट्रू। अब चलते हैं चौथे एक्सरसाइज पर, चौथे एग्जाम्पल पर, और चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप, बक्सा इतना अधिक भारी था कि मैं इसे ऊपर नहीं उठा सकता था। करना क्या है बच्चों, द बॉक्स लिखना है, इज लिखना है, सो के स्थान पर टू कर देना है, हैवी वही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर आई लगा है,
जबकि इधर द बॉक्स है, अगर यहाँ इट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आई है मतलब यहाँ पर फॉर मी आपको लगाना होगा। द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी, बक्सा मेरे लिए इतना अधिक भारी है। अब करना क्या है, कैन नॉट, ये दैट आई कैन नॉट हटाए और आई लगा था इसलिए फॉर मी लगा दिए, कैन नॉट को हटाए और सीधे क्या कर दिए, टू लिख दिए, लिफ्ट इट अप। देखिए अब बना कि बक्सा मुझे ऊपर उठाने के लिए बहुत अधिक भारी था। रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो अर्थ में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए रूप में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज एडवर्ब टू पूरा कंप्लीट कर लिया, अर्थात एडवर्ब टू को हटाना भी और एडवर्ब टू को लगाना भी। तो और ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सारे रूल बाकी हैं बच्चों। उन समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसके बाद में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।